क्लास में एम्फोसिस रखेंगे जिस वर्ड पे, वो है बेसिस वर्ड। अब आप सबने सुना होगा बेसिस, हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे कि बेसिक वर्ड हो, बेसिस वर्ड है क्या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स सिस्टम में समझना है। तो बेसिस, आप मान के चलो, टैक्स सिस्टम में जब हम बेसिस वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, आप जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अपने दिमाग में रखना, एक्वायर वर्ड। और सर अगर मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, हासिल करने के लिए, उसको हासिल भी वर्ड आप दिमाग में रख सकते हो। कुछ इन्वेस्ट किया है, और सर मैंने सिंपल परचेज किया है अगर कोई, और प्लस सर जितनी भी एक्टिविटी मैं करे जा रहा हूं एक प्रॉपर्टी को अपने पास लाने के लिए ताकि वो मेरी हो जाए, उसके लिए मैंने जितना भी खर्चा अपनी जेब से किया, उसको आप टोटल कर लोगे, वो आपका बेसिस कहलाएगा। तो मैंने जो कुछ कीवर्ड्स बोले वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। किसी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, पाने पाने के लिए किसी प्रॉपर्टी को जितना भी मैंने एक्सपेंस बियर किया, या जितना भी मैंने खर्चा किया आउट ऑफ द पॉकेट, या जितनी भी मैंने एक्टिविटीज की ताकि वो प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए, उसको जो आप टोटल कर दोगे उस पूरी कॉस्ट को, दैट विल बी नोन एज बेसिस। ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है, मैंने अपने तरीके से आपको दी है। ठीक है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में मान के चलो, मेरा मन है एक फोन लेने का, मैं एक $50,000 का फोन लेके आ गया, इतना तो एक्सपेंसिव नहीं होता मान के चलो, तो ये फोन की वो परचेज कॉस्ट है ना। तो ये 50,000 क्या है, उस फोन का बेसिस है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे तो ये बात करेंगे। अब लेट्स सपोज इस फोन को लेने के लिए मुझे एक लाइबिलिटी भी एज्यूम करनी पड़ती। मतलब इस फोन को लेने के लिए क्या पता, मैंने ये सेकेंड हैंड फोन लिया और जिससे भी लिया, जिस भी, जो भी सेलर था इसका, उसके ऊपर एक $2,000 की ऑलरेडी एक लाइबिलिटी भी चल रही थी, जिसका पेमेंट देने का ओनरशिप था इसका। मतलब ये ओ करता था $2,000। मैंने इसको बोला तू मुझे भाई $50,000 का फोन भी दे दे, मैं तेरी लाइबिलिटी भी एज्यूम कर रहा था $2,000 की। तो आउट ऑफ द पॉकेट मेरे को 50,000 तो अभी देना पड़ेगा, प्लस 2,000 भी एक ऐसी कॉस्ट है जो कि लाइबिलिटी है, इन फ्यूचर मैं ही तो दूंगा उसको, वो भी इसके बेसिस में ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, जैसे मैंने बोला, इसको हासिल करने के लिए मेरी जेब से क्या क्या गया या क्या क्या जाएगा इन फ्यूचर, तो 2,000 भी जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी मैं एज्यूम कर लूंगा। और और भी कुछ सर एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हो सकती है जो बेसिस की कैलकुलेशन के लिए उसमें ऐड हो सकती है, और इसी के बारे में हमें इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ना है। पर इंपॉर्टेंट ये है, क्यों पढ़ना है सर ये, ऐसा क्या है कि हमें बेसिस के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। टैक्स पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, तो बेसिस तो पता ही होना चाहिए ना। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करोगे, सिंपल लैंग्वेज में, इन फ्यूचर किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करोगे, मतलब छोड़ दोगे कि अब मेरी नहीं है, मैं इसको ओनरशिप छोड़ना चाहता हूँ, स्टॉक्स हो सकते हैं वो, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको मेरे को इन फ्यूचर बेचना है। तो जब आप बेचोगे, लेट्स सपोज इस फोन को मैंने आज के टाइम पे अपने बेसिस में लिखा था, दैट इज 52,000। एक साल बाद मैंने इसी फोन को बेचा सर 30,000 में। एक्चुअली में मुझे कैपिटल लॉस कितना हुआ, वो कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि मेरे पास बेसिस था, इसी के कारण मैं देख पाया मुझे कितना लॉस हुआ है। तो जो लॉस मैंने 22,000 निकाला, द रीजन आई कैलकुलेटेड दिस लॉस बिकॉज आई हैड बेसिस ऑफ द फोन, सिंपल। इसी तरह कैपिटल गेन भी निकलेगा इन फ्यूचर। तो बेसिस का होना तो इसलिए जरूरी है। और सर इनिशियल कॉस्ट तो वैसे भी पता होनी चाहिए ना। क्यों? ये थोड़ी मैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ, बट इनिशियल कॉस्ट किसी चीज की तो वैसे ही पता होनी चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम उसमें इंप्रूवमेंट्स होंगे, पॉसिबल है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी हो सकती है, आप उसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट्स करते होंगे, उसको उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म पे उस पर खर्चा तो करते होंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज हो जाए। प्लस
अगर वो आपका बिजनेस यूज एसेट है, आप उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे, है ना, ओवर द टाइम आप ये करने वाले हैं। तो वो ये चीजें करोगे किस पे तो पता होना चाहिए। ये सर बेसिस से ही शुरुआत होती है, जो हमारा इनिशियल बेसिस होता है, और इन्हीं चीजों को प्लस माइनस करके, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हम निकालते हैं अपना एडजस्टेड बेसिस हर साल। तो मैं इसको बोल सकता हूँ टैक्स एडजस्टेड बेसिस। और जब कभी भी मैं उस बिजनेस प्रॉपर्टी को सेल करूंगा, मैं एडजस्टेड बेसिस देखूंगा कितने गए और कितना मैंने उसका सेलिंग प्राइस है, या कितना उसको रिकॉग्नाइज प्राइस उसका है जिसपे वो बिकने वाला है, एडजस्टेड बेसिस माइंड करूंगा, उसी से तो फिर मैं आगे जाके गेन और लॉस निकाल पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, बेसिस का पता होना तो बिल्कुल जरूरी है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर गेन ज्यादा, अगर देखो आप बेसिस किसी चीज का इंक्रीज हो गया, आप टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं कुछ ऐसा करता हूं, ऑर्डिनरी नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं करता, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंसेस ना करके मैं अपनी प्रॉपर्टी की इंप्रूवमेंट करता हूँ, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बेयर करता हूँ जिनको कुछ कैपिटलाइजेशन रूल्स के अंदर लाके मैं उसका बेसिस उसको बेचने के टाइम एक स्लाइटली हायर साइड पर रखता हूँ। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी का बेसिस ज्यादा रखा और मुझे पता है इन फ्यूचर में उसको सेल करने वाला, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन कम आएगा, जिससे टैक्स भी कम लगेगा। तो बेसिस आपका कितना ज्यादा है कितना कम है, वो सीधा इफेक्ट करता है कि अपने को गेन पे कितना टैक्स देना है और लॉस पे कितना लॉस उठाना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, बट आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो बेसिस निकालने का इन शॉर्ट यही मतलब है। ठीक है सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर होगी बेसिस के बारे में। अब चलते हैं अपने नोट्स की रीडिंग पे। तो जो आपका पहला सब यूनिट है सर, वो बात करता है कॉस्ट बेसिस के बारे में। कॉस्ट से आपको देखते ही याद आ रहा होगा सर, कॉस्ट का मतलब किसी चीज को लेने के लिए मैंने कितनी कॉस्ट उठाई, कितनी कॉस्ट बियर करी। सिंपली आप उसको उतना बेसिस बना दोगे। क्या क्या ये इतना सिंपल है? मतलब क्या कोई चीज का परचेज प्राइस मेरे को पता चल जाए और मैं उसका बेसिस दिखा दूं? इतना सिंपल नहीं होगा। आप जब कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स पढ़ोगे, तो काफी सारे रूल्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हम किसी चीज का कैलकुलेशन कर पाए और समझ आ पाए उसका एक्चुअल में बेसिस कितना है, क्योंकि आईआरएस को बहुत फर्क पड़ता है बेसिस से। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो आप कुछ ओवरव्यू ले लो बेसिस का, जो मैंने अभी आपको समझाया वो वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी होगी। बेसिस मेजर्स टैक्स पेयर्स इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, कि मैंने किसी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, नॉर्मली कितना पैसा डाला। ठीक है, बेसिस डिटरमाइंस डिटरमीन्स गेन और लॉस अपॉन डिस्पोजिशन। मतलब बेसिस से ही पता चलता है कि सर एक्चुअली में कितना लॉस होगा या कितना गेन होगा जब आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दोगे, छोड़ दोगे उसकी ओनरशिप। ठीक है, उसके बाद बेसिस स्टार्ट्स एज कॉस्ट बट कैन बी एडजस्टेड ओवर टाइम। है ना, इनिशियली कॉस्ट बेसिस शुरू होता है, उसके बाद टाइम के बाद आप इंप्रूवमेंट्स करते हो। सर इंप्रूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं? इंप्रूवमेंट्स आप, जैसे मैंने बताया, आप कोई उस पर ऐसी कॉस्ट बेयर करते हो जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक इंप्रूवमेंट है। और और रिडक्शन कैसे हो सकती है बेसिस पे? डिप्रिसिएशन। कोई कैजुअलिटी लॉस हो गया, हमने पढ़ा था, कोई कैजुअलिटी लॉस हो गया, उससे हम बेसिस रिड्यूस कर देते हैं पुरानी क्लासेस में, है ना। या अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल रिटर्न, मैंने कैपिटल लगाई है एक बिजनेस में, उसके बेसिस मेरे को शेयर्स मिले हैं, और कैपिटल अगर रिड्यूस हो रही है, मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है रिटर्न ऑफ मेरी कैपिटल से, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल से भी बेसिस कम हो रहा है मेरा। तो रिडक्शन और इंप्रूवमेंट साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं पूरे साल में, और पूरे साल के लास्ट में एडजस्टेड बेसिस निकलता है, और जो पूरे साल के लास्ट में एडजस्टेड बेसिस निकला वो मेरा नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा बेसिस का। ऑब्वियसली ऐसे ही चलता है। यहाँ पे अपने को काउंटिंग नहीं पढ़ रहे हम, बट हाँ हम उसका थोड़ा सा रेलिवेंस ले सकते हैं जो काउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं। हम पढ़ रहे हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिस अलग हो सकता है? डेफिनेटली अलग हो सकता है। मतलब क्या पता आपकी बुक वैल्यू आपकी अकाउंटिंग में कुछ और चल रही है, हमें क्या लेना देना, हमें तो देखना है कि बेसिस हमारा टैक्स बेसिस क्या है, आईआरएस के रूल्स के हिसाब से हमारा बेसिस क्या है। ठीक है, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होता है आपका बुक्स में और आपके टैक्स रिटर्न में। राइट, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और समझ लेते हैं। इंक्रीजेस इन द बेसिस इज रिड्यूस गेन और इंक्रीज लॉस। ऑब्वियसली अगर आपका बेसिस इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो आपका लॉस में इंक्रीज हो सकता है। कैसे? लेट्स सपोज कि उसकी एग्जांपल ही लेते हैं, फोन की एग्जांपल ले रहे थे। आपने फोन लिया सर 50,000 का। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं इसमें लाइबिलिटी ज्यूम कर लिया आपने सर $5,000। ओके, तो इसका
एडजस्टेड बेसिस अभी के लिए कितना हो गया? 55,000। एक साल बाद आपने इस फोन को सेल किया सर 50,000 में। ठीक है, कितने पे? यहां पे मैंने बेसिस इंक्रीज कर दिया था क्योंकि मैंने लाइबिलिटी अज्यूम की थी। अब मैंने 50,000 का सेल किया तो मेरे को 5,000 का लॉस हो गया। तो बेसिस इंक्रीज करने से हो सकता है आपको इन फ्यूचर लॉस हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेल करता 60,000 में, ठीक है, अगर मैं 60,000 में सेल करता तो गेन होता 5,000 का, तो कैपिटल गेन कम हो गया। अगर मैं ये 50,000 लाइबिलिटी ज्यूम नहीं करता, बेसिस नहीं बढ़ाता अपना, तो 50,000 की बेसिस रहता, तो वहां पे कैपिटल गेन होता 10,000 का। तो कैपिटल गेन ज्यादा होना मेरे लिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को इसमें जो टैक्स देना पड़ेगा, दैट वुड बी स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू 5,000। सिंपल सी बात है। तो वही चीज उन्होंने वहां पे लिखी। इंक्रीज इन द बेसिस इज रिड्यूस गेन और इंक्रीज लॉस। साइमल्टेनियसली आप इसका रेसिप्रोक कर सकते हो। डिक्रीज इन द बेसिस इंक्रीज गेन और रिड्यूस लॉस। लॉजिकल है यहां तक? अब बेसिस ना दो टाइप के होते हैं, और जनरली हम इस क्लास में कॉस्ट बेसिस ही पढ़ रहे हैं। बट उन्होंने हमें एक आइडिया दे दिया, आपको इस तरह के बेसिस भी मिल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि मैं किसी चीज को जाके खरीदूं तभी उसका बेसिस बने। कोई प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर से मिल सकती है, कोई मेरे को एज अ गिफ्ट मिल गई, मेरे को इनहेरिट में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, उनका बेसिस भी तो निकाल पता होना चाहिए ना। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेरे टैक्स रिटर्न में कैसा रहेगा? तो ये सब तो हो गया कॉस्ट बेसिस, मतलब जब आप इनिशियल बेसिस कैलकुलेट करते हो। और इनिशियल बेसिस कब कैलकुलेट होता है? जब मैंने पहली बार जाके प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। वो नई प्रॉपर्टी थी, उसको जाके मैंने एक्वायर किया, परचेज किया, उसके लिए कुछ कॉस्ट बेयर की, दैट इज कॉस्ट बेसिस। जब मैं अपनी जेब से कुछ पैसा दे रहा हूं, सिंपल। ठीक है। इनिशियल बेसिस इक्वल्स कैपिटलाइजेशन एक्यूजेशन कॉस्ट। और ये कैपिटलाइजेशन एक्यूजेशन कॉस्ट क्या है, ये हम पढ़ेंगे यहां पे। पर उसके पहले बात कर लेते हैं अपने बाकी बेसिस के बारे में। दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड बेसिस, कंप्यूटेड बाय रेफरेंस टू टू बेसिस इन अदर प्रॉपर्टी। सर सिंपली कोई नॉन टेंजिबल एक्सचेंज हो रही है। क्या? नॉन टैंजिबल एक्सचेंज हो रही है, मतलब नॉन टैंजिबल, ओ सॉरी, नॉन टैंजिबल लिख, नॉन टैक्सेबल एक्सचेंज हो रही है। कैसे हो रही है सर? क्या पता कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट में मिल रही हो किसी को, किसी के दादाजी अपने पोते को एक प्रॉपर्टी इनहेरिट में पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो गई। तो आईआरएस के रूल्स के हिसाब से क्या पता फॉर द टाइम बीइंग उस सिचुएशन के हिसाब से वहां पे उनको एक्सक्लूजन मिल रहा है, वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, पर टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, उसमें बाद में टैक्स लगेगा, टैक्स डेफर हो गया फॉर द टाइम बीइंग, बट उसका बेसिस तो पता होना चाहिए ना। मतलब ये प्रॉपर्टी थी, ये इनहेरिट होके पोते को मिल गई, तो इस प्रॉपर्टी का बेसिस क्या होगा? क्या वो होगा जो दादाजी ने खरीदने के टाइम उनका बेसिस था उस प्रॉपर्टी को, या इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी इस टाइम पे जब उसको ट्रांसफर हुई? तो इसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का बेसिस कॉस्ट बेसिस तो नहीं है। ये इसको तो अभी हमें बस पता होना चाहिए कि ये बेसिस कौन सा है। तो इस तरह के बेसिस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट बेसिस। जब आप जो आपको प्रॉपर्टी मिली जो आपको प्रॉपर्टी मिली एक्सचेंज में, उसके रेफरेंस से कि उसका इनिशियल बेसिस क्या था जब दादाजी ने प्रॉपर्टी ली थी, उस इनिशियल बेसिस के रेफरेंस से आप एक नया बेसिस निकालते हो, उस बेसिस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट बेसिस। अभी हमें इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रांसफर्ड बेसिस। सेम बेसिस एज इट हैड इन द अदर टैक्स पेयर हैंड। अगर लेट सपोज आपको गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी मिल गई, एक कार मिल गई लेट सपोज आपको, ठीक है, ये ए टैक्स पेयर है, एक बी टैक्स पेयर है। जो इस कार का बेसिस था ना सर, लेट सपोज वो $5,000 था, और वो मिल गया बी पर्सन को। सिमिलरली अगर वो सेम बेसिस ही रह रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड बेसिस। यहां पर रेफरेंस नहीं ली जा रही। जिस पे ए पर्सन ने परचेज किया था उसी परचेजिंग प्राइस पे, मतलब उन्हीं के बेसिस पे सिमिलरली बी को भी वही बेसिस बना रहा है आईआरएस, उस बेसिस को बोलते हैं ट्रांसफर बेसिस। सिंपल। यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, तो कीवर्ड क्या दिमाग में रहेगा सब्स्टिट्यूट इसके लिए? रेफरेंस वर्ड। मैंने आपको नॉन टेंजिबल एक्सचेंज इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली नॉन टेंजिबल एक्सचेंज के दौरान ही सब्स्टिट्यूट बेसिस को यूज किया जाता है, उसके रेफरेंस से लिया जाता है। वो यूजली इक्वल नहीं होता। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्वल होता है जितना उसका है? नहीं, उसके रेफरेंस लिया जाता है, सब्स्टिट्यूट में रेफरेंस लिया जाता है, ट्रांसफर में सेम रहता है, तभी उसको ट्रांसफर बोला जाता है, क्योंकि वो बेसिस ही ट्रांसफर हो गया एक तरह से। उसके बाद आ गया एक्सचेंज्ड बेसिस। बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी प्रीवियसली हेल्ड बाय द सेम पर्सन।
अब आपको दिमाग में ये रखना है कि एक्सचेंज बेसिस में वो क्या बोल रहे हैं, ये यूजली थोड़ा सा सेम है ट्रांसफर बेसिस की तरह, बट हल्का सा इसमें फर्क है। आप अगर पढ़ोगे वो कह रहा है बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी प्रीवियसली हेल्ड बाय द सेम पर्सन। आप इसमें भी लाइक काइंड एक्सचेंज का एग्जांपल ले सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे लाइक काइंड एक्सचेंज क्या होता है सर। सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी होता है, रियल प्रॉपर्टी के बदले रियल प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली। तो बेसिस का समझ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे कोई गिफ्ट से कुछ नहीं मिल रहा, आप सीधा सीधा एक प्रॉपर्टी देके दूसरी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हो। और लेट सपोज एक आपने लैंड के बदले एक बिल्डिंग एक्सचेंज कर ली। तो सिंपल सी बात है, जो ये बिल्डिंग का बेसिस था, जब वो ये पर्सन अपना लैंड दे देंगे इनको, तो बेसिस एक्सचेंज हो जाएगा एक तरह से। दैट विल बी एक्सचेंज बेसिस। जो उनकी बिल्डिंग का बेसिस उनके पास था, तो जब उनको बिल्डिंग मिलेगी उनका बिल्डिंग का वो बेसिस हो जाएगा, जब उनको लैंड मिलेगा उनका लैंड का बेसिस, जो इनके पास बेसिस था लैंड का वो इनको मिलेगा, तो वो सेम बेसिस रहेगा। तो दिस इज नोन एज एक्सचेंज बेसिस। यूजुअली दिस वर्क्स इन लाइक एंड एक्सचेंज। वो भी हम पढ़ेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। उसके बाद कन्वर्टेड बेसिस। अब इन्होंने क्यों लिखा है कन्वर्टेड बेसिस। लेट सपोज कोई मशीनरी आप पर्सनल यूज करते हो, कोई मशीनरी है वो आप पर्सनली यूज करते थे। अभी आपको क्या स्ट्रेस है बेसिस की कैलकुलेशन करने के लिए। पर्सनल यूज के लिए मेरे वो, मैं बिजनेस में थोड़ी यूज करता हूँ, मुझे उस पर कोई डिप्रिसिएशन थोड़ी लेनी है। बट क्या पता आपने, आपका बिजनेस भी था कोई, आपने इस मशीनरी को बिजनेस के अंदर यूज में लाया। जब भी आपने अपने बिजनेस के अंदर यूज में लाया, अब इसको बेसिस इसका कैलकुलेट करना जरूरी है। बट क्या पता आपने 2 साल बाद इसको यूज में लाया, और आईआरएस बोल रहा है कि जितने भी आपने मशीनरी को खरीदा था आप उतने में ही बेसिस अपना मशीन अपने बिजनेस में लाओ। लेट सपोज मैंने इसको खरीदा सर 50,000 का, तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि मैंने 2 साल उसको यूज किया, वो मेरा पर्सनल एसेट था, मैं तो डेप्रिसिएशन ली नहीं हुई है उसमें, मैं 50,000 क्यों लेके आऊं। ठीक है। आप ये चाहोगे, आईआरएस नहीं ये चाहेगा, क्योंकि बेसिस इंक्रीज है। तो आप ऐसे भी सोच लेना इसको। तो उन्होंने एक सिंपल सिंप्लीफाइड इसका तरीका निकाला कि अगर कन्वर्टेड बेसिस मतलब क्या है सर, हम ना कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के अंदर, सीधी बात है। नाम से भी आप एम्फेसिस ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन पर्सनल यूज प्रॉपर्टी बिकम्स बिजनेस यूज, बेसिस इक्वल्स टू लोअर ऑफ ओरिजिनल बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। सिंपल। जब आपने इसको बिजनेस के अंदर लाया, उस दिन आप देखोगे कि लेसर ऑफ बेसिस, मतलब आपका जो कॉस्ट बेसिस था जो हमने प्रॉपर्टी ली थी, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। डेट ऑफ कन्वर्जन मतलब जिस दिन आपने इस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में लाया, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आप उस दिन बाहर बेचने जाते प्रॉपर्टी तो कितना वैल्यू मिलता, वो वैल्यू और बेसिस कि आपने इनिशियली कितने का परचेस किया था, जो भी कम है वो आपका बेसिस कहलाएगा अपने बिजनेस में उस प्रॉपर्टी का। तो ये सारे तरीके हैं बेसिस के निकालने के, और हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं कॉस्ट बेसिस ही। ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बेसिस का ना, क्योंकि अब आगे आगे जो हम रीडिंग करेंगे वो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा, मुझे लग रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कैपिटलाइज्ड एक्विजिशन कॉस्ट। पहले तो आप वर्ड पे जाओ, अगर इसके सर ज्यादा कैसे हो सकती है फेयर मार्केट वैल्यू, एक्सप्लेन। यार फेयर मार्केट वैल्यू क्यों ज्यादा नहीं हो सकती हर्ष। आपने कोई चीज, अगर मैं किसी चीज को आज खरीद रहा हूँ, कल को वो चीज महंगी हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर चीज की फेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी मार्केट में। अच्छा, कैपिटलाइज्ड एक्विजिशन कॉस्ट, एक सेक्शन है 1012। इन्होंने एक जनरल रूल दिया कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, रेगुलरली जो आपको एक्सपेंसेस तो होने ही है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसके अंदर जाइए, कैपिटलाइज्ड वर्ड और एक्विजिशन वर्ड के अंदर जाइए। कैपिटलाइज से मतलब ये हो रहा है कि मैं उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट को के साथ और जो भी कॉस्ट हो रही है उसको कैपिटलाइज कर रहा हूं, मतलब उसकी कैपिटल उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जोड़ रहा हूं उसको, सिंपल लैंग्वेज है ना। उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जोड़ने से क्या होगा कि मैं उसकी ऑन द स्पॉट डिडक्शन नहीं ले रहा, मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, दैट इज कैपिटलाइजेशन। राइट। मतलब मैं
करंट डिडक्शन नहीं ले रहा, हम टैक्स की लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। या अगर आपको अकाउंटिंग के स्टूडेंट आप ये सोचते हो कि मैं करंटली उसको एक्सपेंस नहीं मान रहा, उस चीज को मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। और एक्विजिशन का मतलब वही हो गया सर, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए और भी जो खर्चे हो रहे हैं उसको भी आप कैपिटलाइज कर दीजिए। इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब है कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिनको कैपिटलाइज ही करना पड़ता है। आईआरएस ने बोल दिया तो बोल दिया, हमारे हिसाब से आप इनकी तुरंत डिडक्शन नहीं लोगे अपने टैक्स रिटर्न में। आप इस तरह की अगर कॉस्ट दिखेगी आपको तो आप कैपिटलाइज कर दोगे उससे अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में उसको। ठीक है, उससे क्या होगा सर, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आने चाहिए कि उससे होगा क्या कैपिटलाइज करने से। उससे ये होगा कि मुझे ऑन द स्पॉट डिडक्शन नहीं मिल रहा, बट मैं उसको डिप्रिशिएट भी करूंगा, राइट। क्या पता मैं उसमें इंप्रूवमेंट भी करूं, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, ओवर टाइम उसको डिप्रिशिएट करते जाऊंगा। अगर सर टैंजिबल प्रॉपर्टी है तो डिप्रिशिएट करते जाऊंगा, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो मोनेटाइजेशन भी होगी उसमें। तो मेरे को एक साथ डिडक्शन ना मिलके, उसी टाइम डिडक्शन ना मिलके थोड़ी थोड़ी करके हर साल डिडक्शन मिलेगी। और लास्ट में भी जो उसके, जो उसको बेचने के पहले जो उसका एडजस्टेड बेसिस होगा, सेलिंग प्राइस में उससे माइनस करूंगा, वहां से कैपिटल गेन भी निकल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि कुछ कॉस्ट को ऑन द स्पॉट डिडक्शन नहीं देते, क्योंकि हमने पढ़ा था सर ऑर्डिनरी एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस, उन्हीं का डिडक्शन मिलता है, और जो उसके अलावा मिलने थे वो उन्होंने बता दिया अपने बिजनेस वाले चैप्टर में। अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी कॉस्ट को हम जोड़ देंगे अपनी, सर प्रॉपर्टी की इनिशियल बेसिस की कॉस्ट को निकालने के लिए, इनिशियल कॉस्ट से। ठीक है, पहले तो आपको परचेज प्राइस तो हमें पता ही है, मैंने आपको बोला परचेज प्राइस तो ऑब्वियसली है ना, किसी चीज को परचेज करने के लिए जो खर्चा होगा वो तो मैं जोड़ ही दूंगा। और उसने क्या लिख दिया परचेज करने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर आप कोई लायबिलिटी एज्यूम कर रहे हो वो भी आप ऐड करोगे, है ना। एक्सक्लूड अनस्टेटेड इंटरेस्ट, बस उसने एक एक्सेप्शन दे दी कि अगर कोई अनस्टेटेड इंटरेस्ट है ना, लेट्स सपोज ये जो लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी ये कोई लोन है, इस लोन के ऊपर सर एक इंटरेस्ट भी पे करना है आपको, और वो इंटरेस्ट अनस्टेटेड, अनस्टेटेड मतलब मार्केट में उसका वैल्यू मतलब ज्यादा है जितना वो पे कर रहा था पहले वाला पर्सन, या जीरो है। ठीक है, और उसने आपको उस टाइम पे बताया नहीं कि कोई इंटरेस्ट चल रहा है, वो एक अनस्टेटेड इंटरेस्ट है, उसको आपको एक्सक्लूड करना है। देयर इज नो नीड टू ऐड इट इन दी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। व्हाट यू विल डू इंस्टेड, हमने पढ़ के आए हैं सर, वो इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था ना कि उसका डिडक्शन मिल जाता है ऑर्डिनरी, उसका इमीडिएट डिडक्शन ले लो अगर मिलता है आईआरएस के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो परचेज प्राइस तो समझ आ गया, जिसमें परचेज प्राइस तो ऐड होगा ही होगा, साथ में लाइबिलिटीज ऐड होगी। अब कुछ ना मिसलिनियस कॉस्ट भी है सर, मिसलिनियस कॉस्ट मतलब कुछ छोटे मोटे और खर्चे जो आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करते टाइम हुए, और ये खर्चे अगर आप ना करते तो मैं प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर पाता। ये लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो इसकी इमीडिएट डिडक्शन ना लेते हुए सर मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड कर दूंगा। वो क्या क्या सर, कोई अप्रेजल फीस होगी, या कोई याद करना है एक एक खर्चा, क्योंकि याद करना इसलिए क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन करोगे वहां पे दिखाएगा कि कौन सा नहीं लेना कौन सा लेना है। तो ये आपकी विजुअल मेमोरी, विजुअल एड स्ट्रांग होना चाहिए, इन खर्चे दिमाग में बैठ जाने चाहिए सारे, कौन से मिसलेनियस कॉस्ट पे वहां पे लिखे थे। सर अप्रेजल फीस होगी, फ्रीट होगी, लाने जाने का, ये सब आप अकाउंटिंग में पढ़ते होगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टेस्टिंग, क्लोजिंग कॉस्ट, सेल्स टैक्स ऑन परचेज, एक एक चीज याद करनी है आपको, एक्साइज टैक्स, टाइटल ट्रांसफर टैक्स, जितने देखो ये जो टैक्सेस भी आप साथ में पे कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो सब अपने ऐड करने हैं हमने। टाइटल इंश्योरेंस, रिकॉर्डिंग फीस, अटॉर्नी फीस, डॉक्यूमेंट रिव्यू और प्रिपरेशन, इसके लिए भी कुछ खर्चा किया प्रॉपर्टी लेने, ब्रोकरेज कमीशन, प्री परचेज टैक्सेस। तो ये हमें सर नटसेल में क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि ये वो खर्चे हैं अगर मैं इनिशियल बेसिस के टाइम प्रॉपर्टी को लेते टाइम, एक्वायर करते टाइम नहीं करता तो मैं प्रॉपर्टी एक्वायर ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बिल्ड किया सर, हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी को जो खर्चे किए है मिसलीनियस है, और पर सर प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड हो रहे हैं, और तब जाके प्रॉपर्टी का इनिशियल बेसिस बन रहा है। सीधी बात है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएंगे ये सारे खर्चे, तो आपको याद करने हैं सारे एक्सपेंसेस जो उन्होंने लिख दिए हैं। अब क्या पता इनमें से कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वहां पे आपने एक्सपेंस दिखाया हो, कैपिटलाइज नहीं किया हो। तो यही सब चीजें तो, यही तो रूल्स हैं जो आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एनालिस्ट देखोगे बैठ के, है ना। तभी तो बुक टू टैक्स डिफरेंस क्रिएट होगा। हम पढ़ रहे हैं सर आईआरसी कोड्स के हिसाब से, यूएस गैप नहीं पढ़ रहे। उसके बाद वो कह रहा है मेजर इंप्रूवमेंट्स। सर यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, अब ना थोड़ा ऐसे बिल्ड कर दिया लॉजिक। अभी हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं सर कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस में इनिशियली बेसिस निकालना पड़ता है, क्योंकि हम उस प्रॉपर्टी को पहली बार एक्वायर करते हैं, पहली बार खरीदते हैं, या पहली बार किसी से परचेज करते हैं। पहले हमने पढ़ी है कि परचेज प्राइस आएगा और साथ में कोई भी लाइबिलिटी आएगी, और लाइबिलिटी के साथ क्या एक्सक्लूड हो जाएगा,
सर अनस्टेटेड इंटरेस्ट, ठीक है, दिमाग में बैठ गया लॉजिक। उसके बाद सर कुछ लिखा था उसमें, कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी हम सारे ऐड करते जाएंगे टाइम के साथ, ठीक है। अब वो कुछ और बात कर रहा है मेजर इंप्रूवमेंट्स की। यार आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, लेट्स सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने एक बिजनेस के लिए एक छोटा सा ना रेंटल रियल एस्टेट का बिल्डिंग परचेज किया। उसमें से परचेज कर, जब मैंने परचेज किया उसके साथ एक लाइबिलिटी भी अटैच थी, वो भी बेसिस पे चले जाएगी। अनस्टेटेड इंटरेस्ट था, वो मैं ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद लेट्स सपोज सर क्लोजिंग कॉस्ट मेरे को देनी पड़ी और इंस्टॉलेशन देना पड़ा, किसी चीज एक एसी उसमें लगाना है, उसका इंस्टॉलेशन देना पड़ा, ठीक है। इंस्टॉलेशन, तो ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है, ये तो एक मिसलीनियस एक्सपेंस है, पर जो मैंने बोला कि जो इसमें मैंने एसी लगाना है, वो एक मेजर इंप्रूवमेंट है, और वो मेजर इंप्रूवमेंट भी आप कैपिटलाइज करोगे। यस। सी, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में कोई नया छत बना दिया, ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है, लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। आप ये मान के चलो लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, न्यू रूफ। उसके बाद कोई न्यू गटर, प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक रीवायरिंग किया आपने, उससे सब्सटैंशियली उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद वाटर लाइन एक्सटेंशन, लॉजिक है ना, वो प्रॉपर्टी जितनी जितनी प्रॉपर्टी को आप इंप्रूव करते जाओगे उतना उतना उसका, उसकी, उसका वजूद भी तो उतना होगा, है ना, उसका वैल्यू इतना ही होना चाहिए। उसके बाद वाटर लाइन एक्सटेंशन, ये आपने ऐड कर दिया उसमें। डीमोलिशन कॉस्ट एंड लॉसेस, लेट्स सपोज आपने, जो आपने पहले एक नया रूफ बनाया, एक साल बाद आपको लगा, आपने क्रेन बुलाई, आपने बोला यार मैं डिमोलिश कर रहा हूँ ये नया रूफ, उस डिमोलिशन कॉस्ट के लिए भी कुछ खर्चा हुआ ताकि आप कुछ वहां पे कुछ और बना पाओ, वो भी आप ऐड कर दोगे किसमें सर, बेसिस में। अदर मेजर इंप्रूवमेंट्स, और भी बड़े बड़े खर्चे, आपको ये खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे सब्सटैंशियली प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बोलूं कि एक एसी लगाने से प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैंने 4 एसी लगा दिए घर पे, हाँ सर हो रही है ना, वो एक मेजर इंप्रूवमेंट है। तो ये भी आपने कैपिटलाइज करने हैं। और क्योंकि इनकी डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब आप ऐसे मान के चलो, मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक टैक्स पेयर है, ठीक है। इसने ये एक प्रॉपर्टी परचेज करी, ओके। इस प्रॉपर्टी की जो परचेजिंग प्राइस था इसका, वो था सर $10,000, ठीक है। साथ में लाइबिलिटी कोई नहीं थे, हम मान के चल रहे हैं, एक क्लोजिंग कॉस्ट थी और कुछ टैक्सेस पे कर रखे थे, जो कि थे टोटल में 5,000। अगर देख लो कुछ और इनमें से लिख रखा है ना, वो आपको कंफ्यूज करेगा कि आप तो कोई और चीज लिख दे, उसको मिसलीनियस मत मान लेना। इट शुड बी फ्रॉम दीज पॉइंट्स, या मतलब इन्हीं पॉइंट्स को उसने एग्जैचुरेट करके लिखा होगा, या आपको वर्ड्स वहां पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या क्या यही चीजें इससे रिलेटेड है, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल करेगा, जो आप क्वेश्चन करोगे वो बन जाएगा। देन उसके बाद आपने पहले निकाल लिया कि इसका एक्चुअली में जो परचेजिंग प्राइस, मतलब इनिशियल, इनिशियल जो इसका बेसिस आया वो क्या था सर, $15,000, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ सही है अमीर। अब ये जो इनिशियल बेसिस आया, लेट्स सपोज मैं, अब मेरा बिजनेस जो चल रहा है, अब बिजनेस में ना एक मेकर्स रूल यूजली फॉलो होता है, वो हम पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन के आपके चैप्टर में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेकर्स होता है मॉडिफाइड एक्सेलेशन कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डिप्रिसिएशन लगाते हो अपने एसेट्स पे, बिजनेस में, ठीक है। एंड जैसे हमें मान के चलना है कि हर प्रॉपर्टी की टाइप के हिसाब से दिया होता है, चार्ट्स होते हैं, इस इंदर से तो ना सोचो। तो लेट्स सपोज किसी प्रॉपर्टी का 27.5 दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी टाइप का 27.5 ईयर्स दिया हुआ है मेकर्स के हिसाब से। तो पहले तो मैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, तो 27.5 से डिवाइड कर लूंगा इसको, देख लो कितना आ गया। अभी कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, मैं आपका यही कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। कल को आप जब प्रैक्टिकली भी काम करोगे आपको ये चीजें ईजी हो जाएंगी। तो ये आ गया 27.5, मतलब ये आपकी डिप्रिसिएशन आ गई फॉर द टाइम बिंग पर ईयर, ठीक है। मान के चल रहे हैं हमने जनवरी में प्रॉपर्टी ली है, तभी मैंने यहाँ पे मंथ्स का नहीं किया, मैंने सीधा इसको डिवाइड कर दिया 27.5 से। मैंने फर्स्ट जैन में ही प्रॉपर्टी ली है सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोविजन को। तो मतलब पहले साल की सर ये है मेरी डेप्रिसिएशन, ओके।
इनिशियल बेसिस से पता चला ना कितनी डेप्रिसिएशन है, तो एडजस्टेड बेसिस कितना आया सर लास्ट में, साल के लास्ट में? 15,000 माइनस $545.45। निकाल लो इसको भी आप। 1454.5। तो ये आपका एडजस्टेड बेसिस आ गया। अब सेकेंड ईयर में कहानी शुरू होती है, सेकेंड ईयर में सर आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे आपको चाहिए एक और रूफ। ठीक है, ये आपने जहाँ पे एक और रूफ बनाया सर, इसका सेकेंड ईयर में कॉस्ट आया $6,000। मेजर इंप्रूवमेंट था सर, मेजर इंप्रूवमेंट था। सेकेंड ईयर में मेजर इंप्रूवमेंट कराया 6,000। तो 6,000 को भी आप क्या करोगे सर, मैं डिवाइड कर लूंगा 27.5 से। निकाल लो आप इसका क्या आया। ये आ गया मेरा सर 218.18। ठीक है, अब ये तो मेजर इंप्रूवमेंट जो मैंने कराया उसकी डिप्रिसिएशन आ गई अगले साल की, सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में इसका जो एडजस्टेड बेसिस मैंने निकाला था, पर ये स्टेट लाइन के हिसाब से हो रहा था, तो सेकंड ईयर में भी मैं कितना करूंगा सर, 545 और निकलेगा, है ना? तो ये अगर मैं सेकंड ईयर टोटल डेप्रिसिएशन निकालूं, ठीक है, मैं इसमें प्लस कर दूंगा सर $545.45। ये कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि सेकंड ईयर में इस वाली प्रॉपर्टी तो ये भी तो डिप्रिशिएट हो ही रही है, जो नीचे वाली है वो भी तो डिप्रिशिएट हो रही है, ऊपर वाली सेकंड ईयर में आई इसलिए सेपरेटली करना पड़ रहा है। अगर फर्स्ट ईयर में ही आप इंप्रूवमेंट करा देते तो वो तो स्टार्टिंग से टोटल करके डिप्रिशिएट करता ना मैं उसको। यही कॉन्सेप्ट अपने को छोटे छोटे बिल्ड करने होते हैं जो हमें दिक्कत देते हैं बाद में। तो यहाँ पे आप टोटल डिप्रिसिएशन निकाल लो, सेकंड ईयर का कितना आया, 218 प्लस 545.45। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन पर कितना आ गया, 763.63। ठीक है, तो अब ये जो 763.63 सेकंड ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन है, ये इसके एडजस्टेड बेसिस में से आप माइनस कर दोगे। तो जब इसके जो बचे अगले साल के ओपनिंग एडजस्टेड बेसिस माइनस कर दोगे, थर्ड ईयर का जो ओपनिंग एडजस्टेड बेसिस होगा वो सर इनका, इनको माइनस करके वो निकल जाएगा। तो एक तरह से एक टाइम के साथ आके उनका एडजस्टेड बेसिस कंबाइन हो गया। तो मतलब ये भी कैपिटलाइज होगी इंप्रूवमेंट की वैल्यू में। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होते जाता है वैसे वैसे हम उसको कैपिटलाइज करते रहते हैं और उसका डेप्रिसिएशन बनता है तो लेते जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर मैं इसको माइनस करूं, 455 माइनस 763.63, दिस कम्स आउट टू बी 13,690.825। तो ये क्या है, ये सेकेंड ईयर के एंड का लगा लो आप एडजस्टेड बेसिस है इस प्रॉपर्टी का, या उसके अगले साल का थर्ड ईयर का ओपनिंग एडजस्टेड बेसिस। तो इस तरह हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर सर मैं सेकंड ईयर में इंप्रूवमेंट ना करा के फर्स्ट ईयर में ही करा लेता और 1 जनवरी को ही मैंने इंप्रूवमेंट भी का भी खर्चा किया, तो फिर साथ में करते जाओ उसको 27.5 से, अगर वो उसका मेकर्स के हिसाब से वो रूल है। तो इतना इन डेप्थ में इसको समझाने का पर्पस सिर्फ यही है ताकि आप कॉन्सेप्चुअली भी इसको समझो कि ये क्या बोलना चाहते हैं जब ये एडजस्टेड बेसिस और इन सब चीजों की बात करते हैं। यहाँ पे क्यों उसने लिखा था स्पेशली, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली लिखा है ना, कैपिटलाइज्ड एंड डिप्रिसिएशन, इसीलिए लिखा था। बाकी तो ये तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मान रहे हैं ना मिसलेनियस कॉस्ट को, वो तो परचेजिंग कॉस्ट के अंदर ही आ रहा है सारा। बट एडिशनली जब कुछ इंप्रूवमेंट कराते हैं उसका भी डिप्रिसिएशन और उसको भी कैपिटलाइज किया जाता है, क्योंकि वो तो मैं ओवर द टाइम कर सकता हूँ इंप्रूवमेंट। तो ये इनकी सिंपल कहानी थी, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब भी आपको याद होने चाहिए, जो कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं अभी कैपिटलाइजेशन एक्विजिशन कॉस्ट। तभी ये हमारा यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट 2 में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सपेंसेस नॉट एडिड टू बेसिस। तो अब इसमें कौन कौन बेसिस में नहीं आपने ऐड करना है, ये इसने अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी लिखा है, नॉट चार्जेबल टू कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली। इंटरेस्ट ऑन रिलेटेड क्रेडिट, इसको ऐड नहीं करना। इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस कैजुअलिटी इनके, अब अगर नोटिस करो इसको हम ऑर्डिनरी नेसेसरी दिखा के मेनली इसकी डिडक्शन ले लेते हैं। और ऑर्डिनरी रिपेयर्स मेंटेनेंस पेंटिंग स्मॉल फिक्सेस, इसकी भी डिडक्शन ऑन द स्पॉट यूजली मिल जाती है। जिनकी सिंपल एंगल डिडक्शन ऑन द स्पॉट नहीं मिलती और जिसको आईआरएस ने बोल दिया कि इसको कैपिटलाइज करना है तो करना पड़ेगा। आप चाहे लॉजिक बिल्ड कर लो, पर आप इसको एज अ रूल भी दिमाग में रख सकते हो। तो ये यहां तक कवर हो गया। आगे चलते हैं, रेंटल हाउस बेसिस।
कैपिटल इंप्रूवमेंट्स वर्सेस रिपेयर्स। तो अभी जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की ना, वो यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके, किसकी, एक रेंटल प्रॉपर्टी को लेके, जिसका 27.5 ईयर्स तक मेकर्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन का रिकवरी पीरियड है। ठीक है। वो कह रहा है कि मान लो आपने एक रेंटल हाउस बेसिस लिया था, अब टाइम के साथ आप उसमें इंप्रूवमेंट करवाते हो, जैसे मैंने पहले बताया। वो इंप्रूवमेंट किस तरह के होने चाहिए, और कौन से इंप्रूवमेंट को हम इंप्रूवमेंट ना मान के उनको एक रिपेयर मानेंगे, वो एक इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब वो मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, वो एक रिपेयर है जिसको हम ऐड नहीं करेंगे इंप्रूवमेंट में, और उसको डिप्रिशिएट भी नहीं करेंगे और कैपिटलाइज भी नहीं होगा वो। पहले तो हम पढ़ ले कि ये एक कैपिटल इंप्रूवमेंट है। अगर आप कोई साइड वॉक बनाते हो, लैंडस्केपिंग करते हो, स्प्रिंकलर सिस्टम बनाते हो, कोई स्विमिंग पूल बनाते हो प्रॉपर्टी के अंदर, कोई नया छत ऐड करते हो, कोई एक्सटेंशन करते हो, एडिशन करते हो किसी और कमरे की, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, है ना, सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम बनाते हो, सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हो, सेप्टिक टैंक बनाते हो, ये सारी इंप्रूवमेंट्स है। तभी इन्होंने लास्ट टाइम में जो लिखा ना, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर कोई इंप्रूवमेंट्स एडेड लेटर मस्ट बी सेपरेटली कैपिटलाइज्ड एंड डिप्रिशिएटेड। अब वो सेल्स बना रही होगी एग्जांपल जो हमने पहले समय में, क्योंकि वो मैंने आपको तभी 1 साल के बाद बताया कि 1 साल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये सब इंक्लूड नहीं करना बेसिस पे, क्योंकि एक रिपेयर है, ये मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, एक रिपेयर है। और जो रिपेयर है उसकी ऑर्डिनरी और नेसेसरी में डिडक्शन मिलती है तो ले लो ना। एक्सपेंस इमीडिएटली, कोई विंडो फिक्स करने आ गया घर पे, आप बोल रहे हो नहीं वो मेजर है। फिर एसी यूनिट्स कोई रिपेयर कर रहा है, अगर आपने लेट सपोज कोई एसी लगा था उसको आप रिपेयर करवाया, दैट इज नॉट अ मेजर इंप्रूवमेंट। तो आपको क्या करना है कि ये चीज भी चेक करनी है, कभी कभार उन्होंने रिपेयर वर्ड यूज तो नहीं कर दिया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। रूफ पैचिंग, दरारें पड़ गई हैं छत पे, क्रैक्स आ गए हैं, उसके लिए वो उसको रिपेयर कराया। पेंटिंग, घर पे पेंट करा रहे हो। अच्छा, आप यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग ये लगाना, कभी कभार वो बोलते हैं पेंटिंग टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जब स्पेसिफिकली लिखा होता है ना, तो हमें मान के चलना है वो एक मेजर इंप्रूवमेंट है। जो सिर्फ पेंटिंग लिख दिया तो मतलब एक रिपेयर है। उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म रिपेयर्स, कोई भी छोटे मोटे रिपेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखो एक पिक्चर लाया मैंने आपके लिए, थोड़ा सा आपको समझ आता है, जैसे एक प्रॉपर्टी है ना। अब जैसे ये है, ये देखो यहाँ पे क्रैक आया हुआ है, इसको रिपेयर कर रहा है, तो ये कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे भी क्रैक आया हुआ है, इसको वो कर रहा है, रिपेयर हो रहा है, ये मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूरी लाइन बना दी, ये एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ हुआ है। उसके बाद, है ना, ये आप ले सकते हो इसकी एग्जांपल, ये इन्होंने जो ऊपर बना दी ये भी एक मेजर इंप्रूवमेंट है। तो ये एग्जांपल ये बस इसलिए पिक्चर लाया था ताकि आप थोड़ा समझ जाओ कि क्या इंप्रूवमेंट और क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन सा है, ये प्रॉपर्टी टाइप देख लो क्या है। प्रॉपर्टी टाइप वो कह रहे हैं कि कोई रेंटल हाउस है ना सर, मैंने एक घर परचेस किया ताकि उसको रेंट पे चढ़ा पाऊँ, इस तरह का कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, उसका उसको डिप्रिशिएट करना है अगर, तो उनका मेकर्स के हिसाब से यही रूल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है 27.5 ईयर्स। दो इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है हम किस बेसिस पे चलना चाहते हैं। बट आप एक कॉमन मान के चल सकते हो अभी अपने बेसिक्स बिल्ड करने के लिए। अब आगे आगे सर यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल। अभी आपने जनरल रूल्स पढ़ लिए सारे। ठीक है, अब मान के चलो कि सर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ कोई नहीं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब मान के चलो सर आपका ना कोई बिजनेस है, आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करते हो। ठीक है। या किसी चीज को एक्वायर करते हो टू रीसेल, या खुद ही कंस्ट्रक्शन करते हो किसी प्रोडक्ट की ताकि आप उसको बेच पाओ, या किसी से कोई चीज एक्वायर करते हो। लेट्स सपोज मेरा सर चेयर का बिजनेस है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर का सामान किसी से एक्वायर करता हूँ ताकि मैं उसको फिर से बेच पाऊँ। ठीक है। तो और कंस्ट्रक्शन मतलब सर मेरी फैक्ट्री है, उसके अंदर मैं खुद ही गुड्स का कंस्ट्रक्शन करता हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीजों का कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री के लिए एक वेयर हाउस बनाना चाहता हूँ। उस वेयर हाउस का, क्योंकि उसका यूज मेरे बिजनेस में ही होना है, पर मैं उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ बैठ के, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, कि एक वेयर हाउस बन जाए, या कोई गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, या एक्वायर टू रीसेल कर रहा हूँ, ये दो वर्ड्स आप दिमाग में रखो। इन बिजनेस के लिए जो रूल आईआरएस कहता है कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे बेसिस की कैलकुलेशन के लिए, दैट इज यूनिक।
इनको बोला जाता है यूनिकैप्स, और सिंपल लैंग्वेज में यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स। सारे बिजनेस के लिए एक ही तरह से रूल्स काम करेंगे, जिनका काम इस बेसिस पे चलता है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स क्या किसको अप्लाई होते हैं? सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल और टैंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज। सर मेरा ना फर्नीचर का काम है। मैं क्या करता हूँ सर, मैं लकड़ी लाता हूँ, नेल्स लाता हूँ, कील लाता हूँ, वो पेंटिंग का सामान लाता हूँ, और और भी सारी लेबर होती है। वो सारे मिलके सर एक चेयर को बनाते हैं। उनको रॉ मटेरियल मैंने लाके दिया, वो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं चेयर्स को। मैं अपनी अपनी कंपनी में ही, अपनी फैक्ट्री में उसको प्रोड्यूस करता हूँ। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इन पे यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स लग जाएंगे। उसके बाद प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग प्रॉपर्टी टू सेल है, रिटेल वाला भी। जैसे मैंने बताया कि आपने किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया ताकि आप उसको बेच पाओ। अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है, क्या ये मेरे पे अप्लाई हो रहे हैं, क्या ये मेरे बिजनेस का नेचर है? नहीं है सर, हम तो टीचिंग करते हैं। तो किसी के लिए भी नहीं सोचने लग जाना है। अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है, तो कंस्ट्रक्शन और प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से आप पे लगेंगे यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स। ठीक है। वो रूल्स कहते हैं क्या? वो कहते हैं सर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है ना, चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, जिस तरह की भी कॉस्ट है, या उसको एक्वायर करने में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, सबको कैपिटलाइज कर दो। ठीक है। वो कह रहा है मस्ट कैपिटलाइज ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रॉपर्टी फॉर इंटेंडेड यूज, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। अब अलोकेबल क्यों बोला उसने सर? डायरेक्ट कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, वो लेबर की कॉस्ट, वो वुड्स की कॉस्ट चेयर बनाने की, और सर वो जो कील ठोकेंगे उसमें चेयर को बनाने के लिए, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। इनडायरेक्ट में जैसे सर इलेक्ट्रिसिटी होगी, कोई ना सैलरीज जाएंगी किसी को, वो कंपनी की इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसको अलोकेट कर दो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ, और वो भी ऐड कर दो। ठीक है, अगर है वहां पे। अब इसमें आप बेसिकली हमने यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, आप मान के चल सकते हो। इसका फॉर्मूला रहता है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को बनाने से लगी, उसको आप डिवाइड कर दो ओवरऑल डायरेक्ट कॉस्ट, और आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट से, जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगती है, जो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट ऊपर आपने डाली ना, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, इससे हिसाब से वो एलोकेशन हो जाता है। मतलब उसका एक, जितनी भी पूरी फैक्ट्री में इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है, उसका एक छोटा सा पोर्शन आप एलोकेट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, और वो उसकी कैपिटलाइज कर दो, उसको उसकी वैल्यू ऐड कर दो, उससे उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो। तो अब यहाँ पे सर क्या याद रखना है सर, यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी उसको बनाने से लग रहा है उसको मैं ऐड कर दूंगा उसके बेसिस के अंदर। तो आर्किटेक्ट फीस, परमिट फीस, कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट रेंटल। सर मैंने जो मशीनरी लाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका मेरे को रेंट पे करना था, मेरे पास अपनी मशीनरी नहीं थी, मैं रेंट पे करता था। सर ड्रिलर लाया, ड्रिलर के लिए रेंट पे किया किसी को, मैं अपना मेरा ड्रिलर नहीं था वो। तो वो रेंट की कॉस्ट भी ऐड कर दो वो प्रोडक्ट को बनाने में जो लग रही है। मतलब सर मैं नॉर्मली, अगर मैं इन्वेंट्री प्रोड्यूस अपने बिजनेस में खुद करता हूँ, जैसे चेयर, अच्छी एग्जांपल, तो उसको बनाने से जो भी खर्चा हो रहा है वो चेयर के बेसिस में ऐड कर दो। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज मतलब जिस टाइम पे उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आपके रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में जितने भी टाइम रहा, जब तक वो कब फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, और अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते थे, क्या पता आपने लोन लेके कुछ चीजें बना रहे हो आप, और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करते थे, वो भी आप कैपिटलाइज करोगे इसमें। यहाँ पे अनस्टेटेड वाले से कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि ये अलग चीज है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पीरियड टैक्सेस मस्ट बी कैपिटलाइज। अगर आप उस वर्क इन प्रोग्रेस के पीरियड से कंप्लीट होने के टाइम तक अगर आप कुछ टैक्स भी पे कर रहे थे अपने बिजनेस में, वो भी आप उसके अंदर कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है। ओवरव्यू आप इसका कोई अच्छा बड़ा एग्जांपल ले सकते हो ज्यादा क्लैरिटी के लिए। बट सर यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन का रूल यही है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या उसको एक्वायर करने के लिए, रीसेल के लिए जो भी खर्चा होता है, सब कैपिटलाइज होगा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में या उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस यूज में हो रहा है, और यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन का एक रूल है, आईआरएस ज्यादा आप कैपिटलाइज करो तो हम करेंगे। कॉस्ट बेसिस रूल्स अंडर यूनिकैप। तो अब आप देख लीजिए उसमें उन्होंने क्या और चीजें बताई। उसने बोला कि बेसिस इंक्लूड्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अप। सर मैंने एक कार को, ये मेरी कंपनी की कार थी, लेट्स सपोज एबीसी कंपनी कार थी ये। इसको मैंने दे दिया ताकि मैं इस कंपनी से, दूसरी कंपनी से
एबीसी से एक मशीनरी ले पाऊं, एक मशीनरी ले पाऊं, ताकि वो मेरे बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है। तो ये मैंने अपनी कार दे दी एबीसी कंपनी को इसके बदले। तो इस मशीनरी की बेसिस क्या होगी इस केस में? जितने की आपने प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी थी उस टाइम पे जब आपने उस प्रॉपर्टी को छोड़ा, मतलब उसको आपने दे दिया एबीसी कंपनी को। लेट सपोज उस टाइम पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी सर $7,000। तो मशीनरी की भी सर प्रॉपर्टी क्या होगी सर? $7,000। मतलब इसका बेसिस क्या हो जाएगा? 7,000। अब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, ये रूल कॉमन नहीं है। अगर ये चीज यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल के अंडर की बात है, मतलब उसके अंडर फॉल कर रही है, उसके अंदर की बात है ये, जब आप क्वेश्चन पढ़ेगा समझ आओगे ना यूनिकैप के अंदर ये चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सर मशीनरी लेने का पर्पस था प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। मतलब ये एक यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल के अंदर आ रहा है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है। आपने ऐसे सोच लिया इसलिए प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है, तभी जाके फेयर मार्केट वैल्यू जो उस कार की थी वो उस मशीनरी की हो जाएगी, उसका वो बेसिस हो जाएगा। हर टाइम ये चीज फॉलो नहीं होती, क्योंकि आप आने वाले चैप्टर में कंफ्यूज ना हो जाए, मैंने आपको इसलिए बता दिया। अगर यूनिकैप के अंदर है तो ये चीज फॉलो होगी। अगर वो कह रहा है इस कार की फेयर मार्केट वैल्यू अनअसरटेनेबल है, मतलब नहीं फाइंड कर पा रहे हो आप, तो जो आपने मशीनरी ली है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू, उसी का बेसिस आपकी कंपनी उसका बेसिस ही मान के चलेगी, उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपका बेसिस बन जाएगा आपकी कंपनी। इफ फेयर मार्केट वैल्यू कांट बी डिटरमिन्ड, यूज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड। ठीक है। अब आप किसी चीज को कैसे एक्वायर कर सकते हो? अभी आप यहाँ पे आ गए हैं। हमने पढ़ा था सेकंड वाला प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। जब मैं एक्वायर कर रहा हूं, मैं किसी चीज को कैसे एक्वायर कर सकता हूं, आप बताओ। जो भी मेरी पॉकेट से जा रहा है, सिंपली जो जो भी मेरी पॉकेट से जा रहा है वो मैं ऐड कर दूंगा, मतलब मेरा एक्विजिशन कॉस्ट निकल जाएगा। अगर मैं अपनी जेब से कैश दे रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, तो पहली बात तो वो तो बेसिस में गया। सर मैं कोई प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ, वो भी बेसिस में जाएगा। अभी पढ़ा सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अप। देन उसके बाद सर कोई लाइबिलिटी, अगर मैं कोई लाइबिलिटी दे रहा हूँ, मतलब लाइबिलिटी तो देते नहीं है ऑब्वियसली, लाइबिलिटी देंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लाइबिलिटी अज्यूम कर रहा हूँ कोई, तो वो भी बेसिस में ऐड हो जाएगा। क्योंकि कल को मुझे तो पे करनी ही पड़ेगी ना कभी लाइबिलिटी। तो टैक्स के हिसाब से मान के चल रहे हैं, या आपने खर्चा ही किया है, या क्योंकि आप करोगे इन फ्यूचर। उसके बाद अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, लेट सपोज आप एक अकाउंटेंट हो, आपने अकाउंटिंग की सर्विस दी किसी को, उस सर्विस का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो भी आपके बेसिस में ऐड हो जाएगा। क्या वो सर्विस का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, क्या वो मेरी इनकम भी होगी? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, किसी ने कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड किया है तो। अगर मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, साथ में मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, क्या उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू मेरे बेसिस में ऐड होगी, या वो मेरी इनकम बनेगी? कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप लोग। एक सेकंड मैं सबको कर देता हूँ। हाँ। मैं 1 मिनट वेट करूंगा और बस आप प्लीज लिख दो। रवि जी कह रहे हैं बेसिस में ऐड होगा। महबूब मैं कह रहा हूं, अगर आपने कुछ सर्विसेज दी हैं उसके बदले आपको एक प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस में ऐड होगी या आपकी इनकम बनेगी? यश कह रहे हैं इनकम। महबूब कह रहे हैं इनकम। एनीवन एल्स? अमित कुमार भी कह रहे हैं बेसिस। जगदीश रेड्डी जी कह रहे हैं इनकम। ओके। और कोई है क्लास में? प्रशांत जी आप भी लिख दो। एलसर्ट यूज कर रहे हो आप बहुत, शुरू कर दिया होगा। इनकम अच्छा आपने लिखा है। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, आप सब सही बोल रहे हो। वो इनकम ही बनेगी, बट अगर वो यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स के अंदर आएगी तो वो इनकम भी होगी, साथ में आप उसको अपनी बेसिस में भी ऐड करोगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ में ही चलेंगी। मतलब अगर वो आपने जो प्रॉपर्टी को एक्वायर किया अगर रीसेल करने के लिए आपके बिजनेस से, और कोई आपके बिजनेस सर्विसेज दी उसको एक्वायर करने के लिए, तो आपके बिजनेस की वो प्रॉपर्टी इनकम तो है ही है, पर उसका बेसिस भी आप ऐड ऑन कर लोगे। यस। तो आपने यहाँ पे यूनिक कैपिटलाइजेशन रूल्स के बारे में सोचना है, और यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। आगे चलते हैं। परचेजर रिबेट्स रिड्यूसेस परचेज प्राइस, नॉट इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन बेसिस।
क्या बोला सर उसने? परचेजेस रिबेट्स रिड्यूस परचेज प्राइस नॉट इनकम नॉट इंक्लूडेड इन बेसिस। तो अगर कोई रिबेट मिल रहा है, सिंपली आप परचेज प्राइस से अगर कोई रिबेट मिल रहा है ना, वो टैक्स की टर्म में उसको पीछे ही कर देते हैं, आप मान के चलो। रिबेट वर्ड आप दिमाग में रखो, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें नॉर्मली इतना डिस्काउंट है, एक्चुअली मेरे को वो चीज इतने की खरीद पाऊंगा मैं। वो डिस्काउंट इसलिए रिबेट ही होता है, वो परचेज प्राइस से माइनस कर लो ना, वो आपका बेसिस है ना वो आपकी इनकम है। ठीक है। तो ये आप निगलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई भी आपको रिबेट दिखेगा कोई, इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना, उसका टैक्स कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं आएगा आपका। तो ये चीजें होगी हमारी इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं एक एक्सेप्शन है यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन के अंदर। अरे वो जो बिजनेस यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल फॉलो कर रहा है, वो इस तरह का अगर बिजनेस होगा ना, तो वो उसको जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन की। वो अपने हिसाब से जो चाहता है, अगर आईआरएस के रूल के हिसाब से, नॉर्मली जो हम जनरल रूल्स ऊपर पढ़ के आए हैं, वो तो फॉलो करेगा ही करेगा। और नॉर्मली जिसका वो ऑन स्पॉट एक्सपेंस ले सकता है, उसका वो एक्सपेंस ले लेगा। अब यूनिफॉर्म किस पे नहीं लगता सर? प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर रीसेल। पहली तो एक चीज होनी चाहिए, ये है स्मॉल रिटेल एक्सपेक्शन, मतलब सर जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए बात नहीं करी गई। जिन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है रीसेल करने के लिए, उन्हीं के लिए। ठीक है, यूनिकॉर्न इन पे नहीं लगता। और ये जो रीसेल वाला बिजनेस है ना, इनका पिछले 3 साल का टर्नओवर 30 मिलियन से कम होना चाहिए, $30 मिलियन से कम होना चाहिए। तो एक एक्सेप्शन दिमाग में रखनी चाहिए आपको, जिसको बोलते हैं स्मॉल रिटेल एक्सेप्शन। दैट इज, ये अगर जिनका 30 मिलियन से कम है पिछले 3 साल का एनुअल, मतलब उनका सेल, तो उनको यूनिफॉर्म कैपिटलाइजेशन रूल्स फॉलो नहीं करने। और साथ में वो बिजनेस होना चाहिए सर एक्वायर करने वाला, ना कि कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन वाला। तो मेनली हम यहाँ तक आज कर लेते हैं इसको, आई गेस कवर यहाँ तक कर लेते हैं। कहाँ तक कर, यहाँ तक कर लेते हैं। 1 घंटा होने को आ रहा है, क्योंकि ये आपका सब यूनिट बड़ा था, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, बाकी छोटे ही हैं। और यही आपका बेस भी बनाएगा अच्छा बेसिस चैप्टर के लिए। अब वो कह रहे हैं लाइबिलिटी एंड बेसिस एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है, कह रहा है बेसिस इंक्रीजेस फॉर नोट्स इशू टू द सेलर माइनस अनस्टेटेड इंटरेस्ट और लाइबिलिटीज एज्यूम्ड विद द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से इसे लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि बेसिस में एडजस्टमेंट तभी भी आएंगे अगर आपने लेट्स सपोज अभी के लिए कोई आपने अज्यूम नहीं किया, आने वाले टाइम में उस प्रॉपर्टी के साथ कोई आपने लाइबिलिटी अज्यूम कर ली। ठीक है, तो वो तो ऐड करनी ही करनी है। अब आपके दिमाग में ये दिमाग में आना चाहिए सर, अगर मैंने कोई लाइबिलिटी अज्यूम किया ना, वो ऐड होगी बेसिस की कैलकुलेशन में। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कोई नोट्स इशू टू सेलर, मतलब जिससे आपने प्रॉपर्टी लिया, आप उसको कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, एक नोट देके कि मैं आज तो ये प्रॉपर्टी आपसे ले रहा हूँ, कल को 3-4 महीने बाद मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं पे कर दूंगा, वही होता है नोट्स। अगर आपने नोट्स इशू किया मतलब प्रॉमिस टू पे, तो आप ऑब्वियसली अगर आपने नोट्स भी इशू किया, और ये नहीं है कि जब प्रॉमिस किया आपने जब पे करोगे आप तभी ऐड करोगे, उसी टाइम आप ऐड कर दोगे अपने बेसिस में वैल्यू को। जो भी आपकी प्रॉपर्टी की इनिशियल बेसिस की कॉस्ट आएगी, अगर वो नोट्स भी हैं तो, प्रॉमिसरी नोट्स भी हैं तो। सिंपली अनस्टेटेड इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं आता, वो तो हमें पता है। तो ये कीवर्ड है ना, ये वर्ड्स होने चाहिए आपके दिमाग में, अनस्टेटेड इंटरेस्ट को आप रिड्यूस कर दोगे। आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे, परचेज बिल्डिंग। ठीक है, आपने एक बिल्डिंग को परचेज करने के लिए सर मैंने 30,000 कैश दिया और मैंने मॉर्गेज एज्यूम कर लिया उस पर, मतलब लाइबिलिटी एज्यूम कर ली, है ना? तो इन फ्यूचर ये देना ही देना है। तो अभी के लिए स्टार्टिंग से टैक्स ईयर 1 से ही बेसिस क्या हो जाएगा उस आपके घर का, सर ये। उसके बाद फिर आगे सर प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज। क्या दे रहा है? प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर सर्विसेज, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन, सर ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, व्हेन फुल्ली वेस्टेड ट्रांसफरेबल, बेसिस क्या आ जाएगा सर? फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन इंक्लूडेड इन इनकम। देखा, बेसिस भी ये कर रहे हैं और सर इनकम भी मान रहे हैं, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहां से मुझे लग रहा है कल से करते हैं। जब आप इनकम उसको मानोगे, आप बेसिस भी मान लोगे उसको उसी टाइम पे, तो आपकी प्रॉपर्टी का बेसिस भी है। तो आई गेस यहाँ तक ठीक है।